जाति का धर्म युद्ध। जी हां, यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी दलों ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। जातियों के समीकरण को साधने के लिए गठबंधन हो रहे हैं और इसी सिलसिले में बीजेपी ने संजय निषाद की निषाद पार्टी से गठबंधन का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि निषाद पार्टी की ताकत क्या है? क्या 2022 की नैया निषाद के भरोसे पार लग सकती है? इस रिपोर्ट में देखिए। निषाद राज की जो सेना थी वो श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। राम ने सहायता मांगी थी निषाद राज से। जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं। किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों की भावनाओं को भी भड़का रहे हैं। हमसे बेहतर किसी ने नहीं देखा होगा कि जातियों में नफरत अगर कोई फैलाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नफरत फैलाते हैं। सतयुग की ये कथा 2022 में भी साकार दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि अगर 2022 में यूपी चुनाव जीतना है तो केवट यानी निषाद जाति को अपने पक्ष में करना जरूरी है और बीजेपी ने यही किया। बीजेपी ने निषाद पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पार्टियां मुद्दों और विकास की बात चाहे जितनी कर लें, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति की कड़वी हकीकत और सच्चाई जाति है। यही वजह है कि चुनावी बिसात जीतने के लिए हर पार्टी जातिगत समीकरण साधने में लगी रहती है। गोरखपुर उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ को झटका देकर निषाद ने जब लोकसभा की सीट जीत ली, उसके बाद बीजेपी को निषाद पार्टी की ताकत का अंदाजा लगा है और इसीलिए 2022 के चुनाव में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने निषाद पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। वैसे तो यूपी में जीत के लिए सभी छोटी छोटी जातियों का समर्थन मिलना जरूरी है, लेकिन निषाद के बिना लखनऊ की कुर्सी पर बैठना आसान नहीं है। बीजेपी ने डॉक्टर संजय निषाद की निषाद पार्टी के साथ चुनावी अखाड़े में उतरने का ऐलान कर दिया है, तो बाकी एसपी, बीएसपी और कांग्रेस भी जातियों के समीकरण को अपने पक्ष में सटीक बैठाने की पूरी कोशिश में है। बीजेपी का निषाद पार्टी के साथ चुनाव से पहले गठबंधन तो हो चुका है, लेकिन निषाद पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी अभी ये साफ नहीं है। निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन है। आगे की 2022 विधानसभा को हम और ताकत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इसकी भी एक औपचारिक घोषणा आज एक मैसेज देना था कि नहीं, 2022 हमें मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में जीतना है और इस जो वंचित समुदाय और सदियों से जो सताया गया है, जो पिछड़ी जातियां हैं जिन्हें सबकी सत्ता तो बनाया लेकिन अपने लिए कुछ नहीं पाया, उसकी जो आवाज़ हम उठाते रहे हैं, उसके लिए आज उन्होंने एक मंच दिया कि नहीं, निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और जितनी भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे समय समय पर हल होकर सामने आएंगे। 2022 के चुनाव में बीजेपी पूर्वांचल में अपनी मजबूत पकड़ बनाना चाहती है, क्योंकि पूर्वांचल में करीब 164 सीटें आती हैं, जिनमें से 115 सीटों पर बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की थी। इसी प्रदर्शन को 2022 में भी दोहराने के लिए पार्टी की नजर छोटी जातियों पर है। यूपी में निषाद जाति को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही अपने समीकरण बैठाने में जुटे हुए हैं। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने निषाद पार्टी से गठबंधन किया तो समाजवादी पार्टी भी कुछ बड़े निषाद नेताओं को पार्टी में लाने की कवायद में जुटी हुई है। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भगवान राम को सरयू पार कराने वाली निषाद जाति को आखिर सभी अपने पाले में क्यों लाना चाहते हैं? निषाद समुदाय का पूर्वांचल में अच्छा खासा वोट बैंक है। समुदाय के तहत केवट, बिंद, मल्लाह, कश्यप, मांझी, गोंड समेत 22 उपजातियां आती हैं। दावा किया जाता है कि यूपी में 5% निषाद समुदाय के लोग हैं, जो अति पिछड़ी उपजातियों में माने जाते हैं। पूर्वी और सेंट्रल यूपी के 18 जिलों में इनकी अच्छी खासी तादाद है। बात करें पूर्वांचल की तो 16 जिलों में
100 से ज्यादा सीटों पर निषाद वोट काफी अहम है। ऐसे में बीजेपी ने निषादों के नेता संजय निषाद को अपने पाले में लाकर इस वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की है। संजय निषाद ने 2016 में बीएसपी छोड़ निषाद पार्टी बनाई। 2017 में पीस पार्टी अपना दल से गठबंधन किया। पार्टी सिर्फ एक सीट ही जीत पाई, लेकिन पार्टी का बड़ा जनाधार है। यूपी में निषादों के वोट बैंक की ताकत को समझना है तो 2017 का गोरखपुर उपचुनाव का नतीजा देख लीजिए। जब योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया था, उसके बाद समाजवादी पार्टी को संजय निषाद का समर्थन मिला। बदले में एसपी ने उनके बेटे प्रवीण निषाद को गोरखपुर से टिकट दिया। योगी के घर में प्रवीण निषाद चुनाव जीत गए। गोरखपुर में जीत ने निषाद पार्टी की बार्गेनिंग पावर बढ़ा दी। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने संजय निषाद को अपने साथ कर लिया। प्रदेश में अपराध की बाढ़ आ चुकी है, बेरोजगारी चरम पर है, लोगों की आय घटकर आधी रह गई। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे 2017 में किए थे उन पर विफल साबित हुए हैं। अब निषाद पार्टी से गठबंधन करें या किसी से करें, उत्तर प्रदेश के नौजवानों, किसानों और उत्तर प्रदेश के लोगों ने आपस में एक गठबंधन किया है जो 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सत्ता से बेदखल कर उनके अहंकार को चूर चूर करने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का संबंध तो मौकों मौकों पे जिस तरीके से सामने आया है, पूरे प्रदेश की जनता ने उसे बखूबी से देखा है। और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, तो समाजवादी पार्टी ने कभी निषाद पार्टी से गठबंधन की बात तो सोची ही नहीं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के पहले से ही हिस्सा थे। और जिस तरीके से निषाद पार्टी के सुप्रीमो का स्टिंग आया, उसके बाद से क्या समाजवादी पार्टी छोड़िए अन्य कोई भी पार्टी सोच नहीं सकती थी सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदी पट्टी और खास तौर पर यूपी बिहार में अति पिछड़ा जाति की लिस्ट में निषाद समुदाय का काफी ज्यादा राजनीतिक महत्व है। निषादों की इसी ताकत को समझते हुए 1994 में मुलायम ने फूलन को अपनी पार्टी में शामिल किया। मुलायम सरकार ने उस वक्त फूलन से 55 केस वापस लिए। फिर 1996 के लोकसभा चुनाव में फूलन को मिर्जापुर से टिकट दिया। पहली बार में ही फूलन देवी मिर्जापुर से सांसद बन गई। फूलन देवी एसपी से 2 बार सांसद बनी। यही वजह है कि हत्या के 22 साल बाद एक बार फिर फूलन देवी निषाद वोट बैंक की वजह से ही यूपी की सियासत में जिंदा हो गई हैं। उनकी मूर्ति लगाने की बात हो रही है। फूलन देवी की जयंती को मनाया जा रहा है। शहादत स्थल दिल्ली में है। बहन फूलन देवी दुनिया में एक निषादों की पहचान देने वाली वीरांगना, एक दुनिया में एक इतिहास रचने वाली महिला है। एक वर्ग के लिए नहीं संदेश दिया, बल्कि सभी धर्म, सभी जातियों के लिए संदेश दिया कि कैसे अन्याय के खिलाफ लड़ा जाता है। अगर शासन प्रशासन और सुरक्षा और शासन न दे, न्याय न दे, तो हथियार उठाने के लिए और अपना बदला लेने के लिए कैसे लिया जाता है। एनडीए से नाता तोड़ चुके भारतीय सुहेल देव पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की भरपाई के लिए बीजेपी ने निषाद पार्टी के साथ हाथ मिलाया है। ऐसे में देखना यह है कि बीजेपी और निषाद पार्टी की ये सियासी दोस्ती 2022 में क्या राजनीतिक गुल खिलाती है। 2022 चुनाव के लिए बीजेपी के पास योगी कट्टर हिंदुत्व का एक चेहरा है। इसके अलावा अयोध्या, काशी, राम मंदिर जैसे मुद्दे हैं और साथ ही साथ जाति का समीकरण भी साधा जा रहा है। कुल मिलाकर के धर्म, जाति, क्षेत्र के हिसाब से गणित गोटी फिट की जा रही है। साफ है, वनवास के वक्त भगवान राम का खेवनहार बने निषाद अब 2022 के भी खेवनहार हो सकते हैं। ऐसे में भला सियासी भंवर में झूल रही नाव को पार लगाने के लिए इनको अपने साथ क्यों नहीं लाना चाहेगा कोई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो एक तरफ बीजेपी सत्ता में वापसी की पूरी कोशिश में है, तो कांग्रेस ने भी यूपी में अपना जनाधार बढ़ाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों प्रियंका गांधी ने लखनऊ समेत रायबरेली का दौरा किया और पार्टी की रणनीति को धार दी। अब मुस्लिम वोटर्स को रिझाने के लिए पार्टी एक संकल्प पत्र लेकर आई है। रिपोर्ट देखिए। क्योंकि जाति और धर्म की राजनीति फैलती है, यहाँ आपको गुमराह किया जाता है, आपको बताया जाता है कि आप इस जाति के हैं, हमें वोट दीजिए।
जायका को लोग ऐसा ना मान ले कि ये कोई ड्रामा कंपनी है, कोई लाल टोपी, कोई नीली टोपी, कोई पीली टोपी, कोई हरा टोपी पहन करके आकर के। और जिस तरह का माहौल है, जनता 400 सीटें हराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को। यूपी की सत्ता में सभी सियासी दलों के लिए बारी बारी से बहार आती रही है। कभी एसपी, कभी बीएसपी और बीजेपी सत्ता के शिखर तक पहुंचते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पिछले 3 दशक से यूपी सत्ता का सूखा झेल रही है। अब पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की पूरी कोशिश है कि इस बार लखनऊ की कुर्सी पर उनकी पार्टी विराजमान हो जाए, जिसके लिए वो तरह तरह की रणनीति तैयार कर रही है। यूपी में कांग्रेस अपना वनवास खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। बीते दिनों प्रियंका गांधी ने घंटों तक पार्टी की रणनीति तैयार की। कांग्रेस अपने पुराने मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुट गई है। पार्टी को यूपी में फिर से खड़ा करने और सत्ता की पटरी पर लाने के लिए कांग्रेस की नजर एसपी के मुस्लिम वोट बैंक पर है, जिसके लिए पार्टी वो दांव पेच चल रही है जिससे एसपी के वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके। पार्टी अपनी रणनीति को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मौलाना मौलवियों के बाद मस्जिदों का सहारा ले रही है। पार्टी अपने संकल्प पत्र को मुस्लिमों के घर तक पहुंचाने के लिए मस्जिदों के बाहर संकल्प पत्र बांट रही है। कांग्रेस के संकल्प पत्र में सरकार बनी तो सीए और एनआरसी विरोधी आंदोलन में दर्ज केस वापस होंगे और मुआवजा दिया जाएगा। राजस्थान सरकार की तरह मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने के लिए विधानसभा से राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजा जाएगा। बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली दी जाएगी और कांग्रेस के जमाने में स्थापित की गई कताई मिलों को फिर से खोला जाएगा। एसपी सरकार में बंद की गई ट्रेनरी खोली जाएगी। हर जिले में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद छात्रावास खोले जाएंगे। अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। मदरसा आधुनिकीकरण, शिक्षकों के बकाया वेतन को देने के लिए केंद्र पर दबाव बनाया जाएगा। अखिलेश यादव सरकार में हुए सभी छोटे बड़े दंगों की न्यायिक जांच कराकर दोषियों को सजा दी जाएगी। चुनाव के वक्त हर पार्टी का विशेषाधिकार होता है कि वो अपनी बातों को हर वर्ग के लोगों तक कैसे पहुंचाए। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों पर हम लोग क्या क्या करेंगे, हमने इन बातों को पहुंचाने का काम एक पत्र के माध्यम से किया है, जिसमें बुनकरों की समस्याओं का समाधान, पसमानदा समाज की समस्याओं का समाधान, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शिक्षा की समस्या के समाधान के लिए तमाम बातें कही गई हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को भी याद दिलाया गया है, जिसमें उन्होंने बुनकर समाज के लिए कौन कौन सी घोषणा और कौन कौन सी योजनाएं लागू की थी। कांग्रेस पार्टी अपने संकल्प पत्र को मस्जिद के अंदर बांटे या मस्जिद के बाहर बांटे, समाजवादी पार्टी के ऊपर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने आप में एक आंदोलन है, एक मिशन है, एक विचारधारा है। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम देश को बांटने की राजनीति नहीं करते, हम देश को मुत्तहिद करने की राजनीति करते हैं, हम विकास की बात करते हैं। यूपी की सत्ता से कांग्रेस 3 दशकों से बाहर है। सूबे का मुस्लिम मतदाता आजादी के बाद से 90 के दशक तक कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है, जिसके चलते कांग्रेस सत्ता पर विराजमान होती रही। लेकिन मंडल और कमंडल की राजनीति में कांग्रेस का राजनीतिक समीकरण यूपी में टूट गया, जिसमें ब्राह्मण वोटर बीजेपी में चला गया तो दलित बीएसपी के साथ हैं, जबकि मुस्लिमों की पहली पसंद एसपी बनी और उसके बाद मायावती। मुस्लिम वोटों के छिटकने के चलते ही कांग्रेस सूबे की सत्ता में दोबारा से नहीं आ पाई। ऐसे में कांग्रेस फिर से अपने पुराने मुस्लिम वोट बैंक को वापस लाने की तमाम कोशिशों में जुट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।